हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल अर्बन क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं एक बेहतरीन टॉपिक जो कि जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग बेसिक सेम के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और इस वीडियो की जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिल रहा है। और इस वीडियो में हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है हमारा वाइव फोटोग्राफी की व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स। देखिए, पिछले वीडियोस के अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से एरियल फोटोग्राफ्स को हम अपने कैमरा को किसी प्लेटफॉर्म पर माउंट करके, या चाहे तो वो हेलीकॉप्टर हो सकता है, बैलून हो सकता है, और या फिर वो एक सैटेलाइट भी हो सकती है, उस पर हमने कैमरे को माउंट किया और तस्वीरों को खींचा। लेकिन अब हमारे पास अगला टास्क वो है हमारा उसकी व्याख्या करना कि किस तरीके से वहाँ पर फिजिकल फीचर्स कैसे हैं और कल्चरल फीचर्स कैसे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम आप डिजिटल स्लाइड की तरफ। तो बच्चे, सबसे पहले जान लेते हैं जो सबसे अच्छा है वो है वाइव फोटोग्राफ की व्याख्या और अर्थ। देखिए, वाइव फोटोग्राफ का अर्थ है किसी प्रतिबिंब का अवलोकन कर जिसमें लक्ष्य की पहचान आसानी से हो और जानकारी का प्रयोग नियोजन में से हो सके। देखिए, इस पॉइंट को हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि किसी प्रतिबिंब यानी कोई रिफ्लेक्शन बने और उसमें जो हमारे लक्ष्य हैं, यानी हमारा टारगेट है कि भाई हमें इस फिजिकल फीचर्स की पहचान करनी है फोटो के अंदर कि ये कैसा है, और उसमें हमें बहुत आसानी हो, तो वो हमारा क्या हो गया, वाइव फोटोग्राफी की व्याख्या का अर्थ हुआ। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंतर्गत विभिन्न भौतिक जैसे कि फिजिकल फीचर्स एवं सांस्कृतिक यानी कल्चरल फीचर्स की खोज यानी डिटेक्ट करते हैं, उनकी पहचान करते हैं, उनका मापन यानी मेजरमेंट करते हैं, फिर इनका मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है। वाइव फोटोग्राफी की व्याख्या में सबसे जो मुख्य भूमिका निभाता है वो फोटोग्राम समिति निभाता है, जो कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये हमने आपको बताया था। ठीक है। यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर पहले वाले वीडियोस देखें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से कंसर्न यानी समझ में आए। ठीक है। फिर दूसरे बारे में बात करते हैं, ताकि फोटोग्राफ का जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक तरीके से हो सके। स्टीरियोस्कोप की सहायता से 3D तैयार किया जाता है, जिसके बाद फोटोग्राम समिति और फोटो की व्याख्या होती है। 3D कैसे, वो हम आगे समझेंगे कि 3D में क्या होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 डायमेंशन होते हैं ना उसके, 3 आयामी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। फोटो व्याख्या में फोटोग्राम समिति का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। और व्याख्या करने से पहले फोटोग्राम समिति का अर्थ जान लेना अति आवश्यक है। फोटोग्राम समिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। फोटो यानी लाइट, ग्राम यानी अंकन या फिर चित्रण, मेट्रोस यानी मापन करना। ठीक है। फोटोग्राम समिति ऐसी कला है जो विज्ञान और तथा तकनीक है जो अंकन यानी रिकॉर्डिंग, मापन यानी मेजरमेंट, निर्वाचन यानी इंटरप्रिटेशन करने में क्या करता है, हमारी सहायता करता है, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी EMR तथा अन्य घटनाओं के प्रतिरूपी द्वारा भौतिक लक्ष्य और पर्यावरण के बारे में विश्वसनीय सूचनाओं को प्राप्त करती है। ठीक है। फिर फोटोग्राफी की व्याख्या के तत्व हम जानना चाहेंगे। हाँ जी, चलिए, फोटोग्राफी के जो तत्व हैं, फोटोग्राफी की व्याख्या करना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि एक साइंस का हिस्सा है। इसमें आगे बताए गए 9 तत्वों की सहायता से हम वाइव फोटोग्राफी की क्या है, हम सही व्याख्या कर उसका नियोजन यानी उसके प्लानिंग में हम सहायता करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा आकृति, यानी उस फोटो की शेप कितनी शुद्ध है। फिर आकार यानी उसका आकार कैसा है। फिर है उसकी आभा यानी टोन कैसी है। किसी भी वाइव फोटोग्राफी के अंदर टोन्स होती हैं, यानी जो उसकी आभाएं बनकर हमारे सामने दिखती हैं। फिर है उसमें शैडो, यानी कई बार जैसे हम पहाड़ों, पर्वतों की रिमोट एरियाज की फोटोज लेते हैं तो वहां पर उन एरियाज के अंदर शेडोज भी बनती हैं, जैसे धूप की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होगी
और वहां पर जो परछाई बनेगी उसको हम शैडो यानी प्रतिरूप। फिर बात करते हैं प्रतिरूप यानी बस्तियों के पैटर्न कैसे बने हुए हैं वहां पर, ठीक है। बसाव स्थिति यानी वहां पर लोकेशन कैसी है, यानी वो बिखरी तौर पर है या संकुचित बस्तियां या फिर वो कैसी सघन बस्तियां हैं, वो डिपेंड करती है वहां के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर, ठीक है। सहचार्य यानी एसोसिएशन, कि वो जो है संसाधन के साथ कैसा एसोसिएशन बनाकर वहां पर रहते हैं। विभेदन यानी रेजोल्यूशन, देखिए पिक्चर का जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा ना, आपको इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या करने में उतनी ही आपको सहायता मिलेगी। ओके, विभेदन की बात हो चुकी है। गठन यानी वहां पर टेक्सचर कैसा है, उस फोटो का टेक्सचर जितना अच्छा होगा, जितने अच्छे वहां पर रंगत निकल कर आएगी, उतना अच्छा आपके लिए सहायता पूर्वक होगा। वायव फोटोग्राफ के क्रम यानी सबसे पहले है भौतिक तत्व, धरातल, ढलान, ठीक है। स्थलाकृति में क्या आ गए, पर्वत, पठार और मैदान। वनस्पति, प्रकार और घनत्व। जलाशय, जलाशय में आपके नदी, नाले, तालाब। सांस्कृतिक तत्वों में हम जानेंगे, सांस्कृतिक तत्वों में अधिवास के प्रकार यानी घनत्व कैसा है, नगर है या फिर ग्राम है। फिर है परिवहन जाल यानी वहां पर सड़कों का जाल कैसा है, अभी अच्छे तरीके से निर्मित हुआ है नहीं। फिर दूसरी बात आती है हमारी रेल मार्ग, और फिर है हमारी नहरें। कृषि की बात करें तो कृषि में फसलों के प्रकार, सिंचाई के प्रकार और बीमारियों की स्थिति और कैसे उत्पादन का अनुमान। वायु फोटोग्राफ में भौतिक तत्व और सांस्कृतिक तत्व का निर्धारण पॉइंट फीचर, लाइन फीचर और पॉलीगन फीचर के रूप में किया जाता है। पॉइंट फीचर यानी किसी पॉइंट क्या है, किसी एक स्थान को दिखाता है। लाइन फीचर किसी सड़क, नदी, नाले को दिखा सकती है। पॉलीगन फीचर किसी भी एरिया के बॉर्डर को दिखाता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ये तीनों पॉइंट्स अच्छे तरीके से आप नोट डाउन करें। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पॉइंट जो है वो आपके किसी लोकेशन को दिखाएगा। लाइन जो है, लाइन आपको कहां को दिखाएगी, किसी नदी नाले को दिखा सकती है। पॉलीगन क्या है, पॉलीगन आपको एक किसी एरिया के बॉर्डर को दिखा सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा वायव फोटोग्राफ की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए, सबसे पहला कारक है संवेदक की विशेषता, जिसमें विभिन्न प्रकार के फिल्म के प्रकार लगे होते हैं और डिजिटल प्रणाली होती है, ठीक है। यानी जो सेंसर जो होते हैं ना, उन सेंसर तो उसे सेंस करेगा किसी भी चीज को, कि वहां पर कैसा कलर आया, कैसी टोनिंग आई, और जब डिपेंड करता है कि आपकी फिल्म की यानी कैमरे की फिल्म की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। फिर है मौसम और दिन का समय, यानी मौसम की बात आती है बच्चे, कई बार मौसम अपनी स्थिति बदल लेता है। आपके मन में होता है कि हम फोटो खींचे, लेकिन उसी समय वहां पर बादल छा जाते हैं या फिर मौसम खराब हो जाता है। फिर है वायुमंडलीय प्रभाव, एटमॉस्फेरिक प्रभाव जरूर पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा। फिर बात आती है संवेदक प्रणाली का विभेदन और मापनी, यानी रेजोल्यूशन, फोटो का रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए और मापनी हमारी शुद्ध होनी चाहिए। जैसे 1:12,500 लगा लीजिए, या फिर आप मापनी 1:30,000 के आसपास, वो आपका पर्पज है ना, आप उसी हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा, वो बनता है हमारा प्रतिबिंब गति क्षमता, यानी इमेज जो मोशन है वो कितना तेजी से बदल रहा है, कितनी तेजी से वो फोटो जो है वो मोशन कर रही है, ठीक है। स्टीरियोस्कोपिक परफिलेक्स, ये पॉइंट थोड़ा डिस्कशन के लिए है, इसको हम पेंडिंग रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे लक्ष्य की दृश्यता, यानी मौसम में जितना ज्यादा साफ होगा लक्ष्य आपको उतना ही साफ दिखाई देगा। यदि आपको धुंध, कोहरा या फिर बादल दिखाई दिए तो समझ लीजिए आप वायु फोटोग्राफी ना ही खींचे तो आपके लिए बेहतर होगा। फिर बात करते हैं लक्ष्य के आंतरिक गुण, यानी उस जो हमारा जो टारगेट है उसकी जो आंतरिक गुण है वो हमें फोटो के अंदर सही से नजर आए। फिर 9th पॉइंट बनता है प्रतिबिंब और उसके पृष्ठ भाग के मध्य आभा और विषमता, ठीक है जी। ये एक एरियल फोटोग्राफ का सैंपल है। ये रेड जगह जो आपको दिखाई दे रही है, ये किस वजह से होते हैं?
ये आपको पेड़ पौधे जो है वो आपको रेड रेड क्यों दिखाई दे रही है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक सेकंड, आप इसमें से क्या क्या देख सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप इस फोटोग्राफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप हमें डिमांड भी कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी इसकी फ़ोटो मैं आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो है ये बात चल रही थी पेड़ पौधों के बारे में। तो एक पॉइंट होता है हमारा FCC यानी फॉल्स कलर कंपोजिट। जब सूर्य की किरणें सीधी सीधी पड़ती हैं और एक जो कलर है यानी झूठा कलर जिसे कहते हैं वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो इस तरीके से ये ग्रीन को रेडिश कलर आपको अवरक्त यानी इंफ्रारेड कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं वायु फोटोग्राफी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले वायु फोटोग्राफी का प्रयोग मानचित्र कला में यूज होता है। बिल्कुल सही कहा। मानचित्र बनाने, फील्ड सर्वे करने के लिए, दुर्गम क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करने के लिए वायु फोटोग्राफी के बिना संभव नहीं है। ठीक है। किसी भी वस्तु के स्थान पर निर्धारण करने हेतु काम यानी फोरग्राउंड थ्रूटिंग एक्सरसाइज। बी पॉइंट है हमारा, वायु फोटोग्राफ से प्राकृतिक आपदा के समय प्रयोग होता है। बिल्कुल, बाढ़, भूकंप, सूखे, चक्रवात, तूफान के समय बचाव व राहत कार्य के लिए वायु फोटोग्राफ का यूज किया जाता है। हर साल चूंकि भूकंप आते हैं, सूखा पड़ता है, चक्रवात आते हैं, तो संभावित स्थानों पर उन स्थानों की पहचान करना और नुकसान का आंकलन करना ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। बचाव साधनों का निर्धारण, बिल्कुल जी, जैसे कि हमें बचाव करना है कि बांध बनाकर उस नदी को रोका जा सकता है और वहां पर फिर है आर्थिक नियोजन के लिए सर्वे फॉर इन यूज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। बिल्कुल, किसी भी शहर की वायु फोटोग्राफी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितने ज़्यादा वहाँ पर अच्छे घर होंगे तो वहाँ पर इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी वहाँ का अच्छा होगा। ठीक है जी। चलिए, ये होता है एक ड्रोन जिसकी सहायता से वायु फोटोग्राफी ली जाती है। ठीक है जी, ये एक ड्रोन होता है, इसकी सहायता से यहाँ पर कैमरा माउंट किया जाता है। ये जहाँ पर आपको कैमरा माउंट हुआ दिखाई देता है ये इसे प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हमारा जो पॉइंट बनता है वो है डी, वायु फोटोग्राफ का परिवहन से जुड़ी समस्या में समाधान। हाँ, क्योंकि हम कई बार गूगल मैप पे देखते हैं ना कि कहाँ पर जाम है, तो वो किससे पता चलता है? वो सैटेलाइट की एरियल फोटोग्राफ से ही हमें पता चलता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर की सहायता से उसे मैप पर दिखाते हैं जो रेड कलर में आपको दिखाई देता है। ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण में भी सहायता करता है। बिल्कुल, मौसम और जलवायु परिवर्तन में भी सहायता करता है जी, क्योंकि स्टडी ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन में भी आपकी सहायता करता है कि जैसे जलवायु में परिवर्तन साल दर साल कितने परिवर्तन आए वो वहां पर दिखाई देते हैं। वायु फोटोग्राफ में जल विज्ञान में महत्व। बिल्कुल, वर्तमान में जलभराव, पानी की कमी होना आम बात है, लेकिन वायु फोटोग्राफी की सहायता से हमें बहुत मदद मिलती है और नदी का जो बेसिन है उसमें नियोजन किया जाता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अर्बन क्लासेस। मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।